एक रात मेरा दिल कह रहा था कोई मेरी भी प्यास बुझाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था ही नहीं। फिर मैंने काम चलाया और फिर मेरा हो गया। रात को मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा जाकर छत पर देखता हूं, कहीं मेरी बहन सिद्रा और मेरा कजन जावेद आपस में लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबी पांव छत पर पहुंचा। छत पर हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने छत के झांक कर देखा। मेरी बहन चारपाई पर लेटी हुई थी और जावेद उसके साथ था। ये रात का वो वक्त था जब हवा में खुशबू तैर रही थी और चांदनी ने फजा को सेहरंगेज बना रखा था। मैंने सोचा मैं वीडियो बनाता हूं ताकि बाद में ये मेरे काम आ सके। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पर इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैंने उन दोनों को काफी देर तक देखता रहा। इसी दौरान मेरा शेर भी जाग रहा था और वो भी दीवार से टिकरे मार रहा था। फिर वो लोग जैसे ही फारिग हुए तो मैं भी ऊपर से अचानक नमूदार हो गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो यकदम घबरा गई और अपने आप को समटने लगी। जावेद भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, जावेद रुक जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे। जावेद रुक गया। जावेद और मेरी बहन मेरी मन्नत करने लगे। दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना। और जावेद भी अब एक तरह से दीवार से लगा हुआ था। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं जावेद की बहन का नाम आयशा है, इसके लिए जावेद को ब्लैकमेल करूं। वो भी बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए जावेद को ब्लैकमेल करूंगा। फिर मैंने जावेद से कहा, जावेद अभी रात का वक्त है, इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अब भी फंसा सकता हूं। वो कहने लगा, हाँ कामरान भाई, मैं जानता हूं, आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, मेरा राज राज रहे। फिर वो कहने लगा, कामरान भाई मैं आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने मुझे बुलाया था। फिर सिद्रा कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही उसे बुलाया है। मैंने उसे कहा, तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी जावेद से निपट लूं, इसके बाद मैं तुमसे बात करता हूं। पहले दिन दोनों को मैंने खूब डराया धमकाया, कहा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर मैंने कहा, सिद्रा तुम रखो। मैं जावेद को थोड़ा साइड पर ले आया। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब कामरान भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोलें। फिर मैंने कहा, बात सीधी बोलता हूं, घुमा फिरा के नहीं, बात करनी नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है आयशा, मैं उसे पसंद करता हूं, तो मेरी सेटिंग उससे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, कामरान भाई वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे बोल सकता हूं। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा बोल रहा हूं कि उसे यहां ले आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवा दो, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। उसने कहा, कामरान भाई अब मैं खुद आपको बताऊं कि मेरे पास भी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब उन दोनों को रोक नहीं सकता था क्योंकि सिद्रा के साथ मेरे भी ताल्लुकात थे और ये बहुत अच्छा तरीका था जिसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। इसने हामी भर ली और वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता कराने का वादा करने लगा। फिर मैंने कहा कि उसे नीचे छोड़कर जल्दी आओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं, गेट आराम से खोलना, कहीं अबू न जाग जाएं। फिर सिद्रा चली गई जावेद को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर उसका इंतज़ार करने लगा। मैं सोचता था अब सिद्रा वापस आएगी और मैं चारपाई पर उसकी लूंगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरह से करूं। मुझे खड़े हुए थोड़ी देर गुजर गई, सिद्रा अभी तक नहीं आई। मैं परेशान हुआ कि सिद्रा क्यों नहीं आई। मैंने कहा, थोड़ी देर मजीद इंतज़ार करता हूं क्योंकि वो घबराई हुई थी, कुछ देर रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई होगी। लेकिन मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया कि सिद्रा ने मेरे साथ गेम खेली है, वो आने की भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। सिद्रा, ये तो पहले मैंने सोचा था उसके कमरे मैं जाकर सजा दूंगा,
फिर मैंने सोचा, काफ़ी रात है, अम्मी अबू ना उठ जाएं। आज मेरा काम होते हुए रह गया, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आकर सो गया। मुझे नींद नहीं आई। काफ़ी देर मेरे दिमाग में सोचें चलती रहीं कि काश इस वक्त में सिद्रा को नीचे जाने ही न देता, तो आज मैं भी जावेद की तरह। खैर, अब तो मैं उसी तलाश में था कि सिद्रा को पीछे कब तक भागती फिरेगी। वो बच्ची मेरे हाथ से एक ना एक दिन तो आएगी। आज सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली, क्योंकि रात में बहुत देर से सोता था। आज सुबह का वक्त था। इतनी में उम्मी मेरे कमरे में आए। मुझे कहा, कामरान, उठ जाओ, नाश्ता कर लो, और हम लोग मुल्तान जा रहे हैं तो तुम तैयारी करो और शाम में हमें स्टेशन छोड़ देना। और फिर मुझे याद आया कि आज तो सिद्रा मुल्तान जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। फिर मैं लेकिन क्या करता, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा, उम्मी अबू आप निकलो, नाश्ता लगाएं, मैं मना होकर आता हूँ। फिर उम्मी ने जब नाश्ता लगाया, मैं आया। नाश्ता की टेबल पर देखा तो सिद्रा कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, उम्मी सिद्रा अभी तक सो रही है क्या? मेरी अम्मी ने कहा, हाँ वो उठी थी। मैंने जगाया, लेकिन शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए वो अपने कमरे में है। सिद्रा की तबीयत क्यों खराब थी? मुझे पता था। वो मेरे सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर, मैंने नाश्ता किया और उम्मी ने मुझे कुछ ज़रूरी सामान बताया। ये बाजार से ले आ। मैं बाजार गया, सामान लाया, वापस आया। जावेद और सिद्रा एक ही सोफे पर बैठे हुए थे, साथ आपस में कुछ हल्की सरगोशी कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज तक ये एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे हैं। आज क्या होने वाला है उन दोनों के? आपस में राज की बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा, कहीं ऐसा ना हो कि जावेद के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मैंने आंखों से सिद्रा को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। सिद्रा मुझसे नज़र चरा रही थी। फिर मैंने सोचा, सिद्रा के नंबर पर मैसेज करके बोलता हूं कि रात तुम क्यों नहीं आई। जब मैंने सिद्रा का नंबर देखा, शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उसकी डीपी नहीं थी। मैंने महसूस किया कि सिद्रा ने मुझे नज़रअंदाज करने का फैसला कर लिया है। मैंने सोचा कि मैं उसे सज़ा दूंगा। मैंने जावेद को देखा और उसे इशारा किया कि वो मेरे पास आए। वो आया तो मैंने उसे कहा कि तुमने वादा किया था कि तुम अपनी बहन से मेरी बात करोगे, तुमने क्या किया? उसने कहा, कामरान भाई, मैंने बात की है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे और सिद्रा के राज को अफशा कर सकता हूं। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बहन को कायल करो। वो कहने लगा, मैं कोशिश करता हूं। फिर मैंने उसे जाने दिया। मैंने महसूस किया कि मैं एक दलदल में फंस गया हूं। मैंने जो चाल चली थी वो बेनतीजा रही। मैंने सोचा कि मैं सिद्रा से बराह रास्त बात करता हूं। मैं उसके कमरे में गया, दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। वो हैरान थी। मैंने कहा, तुमने रात को मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तुमने वादा किया था। वो कहने लगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुमने जो किया वो गलत था। तुमने जावेद को ब्लैकमेल किया। मैंने कहा, हाँ मैंने किया, और तुमने भी तो गलत किया। तुमने जावेद के साथ वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो कहने लगी, मैं तुम्हें मुआफ नहीं कर सकती। तुमने मेरे राज को इस्तेमाल किया। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि मैं अब भी तुम्हारा राज अफशा कर सकता हूं। वो कहने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि सिद्रा इतनी बहादुर हो सकती है। मैंने कहा, तुम जीत गई। मैं तुम्हारा राज नहीं खोलूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना। वो राजी हो गई। फिर मैंने महसूस किया कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था। मैंने एक ऐसी लड़की को पाना चाहा जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने दबाव डालकर अपना काम निकालना चाहा, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी बदल दूं। मैंने आयशा को भूलने का फैसला किया
मैंने सिद्रा और जावीद को मुआफ कर दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी कर लो। वो दोनों खुश हुए। उन्होंने शादी कर ली। मैंने अपनी जिंदगी को नई समझ दी। मैंने अपने आप को बदला। मैंने महसूस किया कि प्यार जबरदस्ती का नहीं होता। प्यार तो दिलों की मैल है। एक दिन मैंने एक लड़की से मुलाकात की। उसका नाम ज़ैनब था। वो बहुत प्यारी थी। उसने मुझे सिखाया कि प्यार कैसे होता है। हम दोनों ने शादी की। मैं खुश हो गया। मैंने सिद्रा और जावीद को भी खुश पाया। मैंने सोचा कि जिंदगी में सब कुछ अपने वक्त पर होता है। जबरदस्ती की चीज़ कभी अच्छी नहीं होती। आज जब मैं माजी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। मैं अब एक अच्छा इंसान हूँ। मैंने महसूस किया कि हर शख्स को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलना चाहिए। ज़ैनब ने मुझे बहुत प्यार दिया। इसने मुझे सिखाया कि कैसे दूसरों का एहतराम करना है। मैंने उसके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। हमारे 2 बच्चे हुए। मैंने उन्हें अच्छे उसूल सिखाए। मैंने उन्हें सिखाया कि ज़बरदस्ती की चीज़ कभी अच्छी नहीं होती। सिद्रा और जावीद भी खुश थे। उनके हाँ भी बच्चे हुए। हम सब मिलजुल कर रहते थे। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ प्यार है। प्यार ही वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है। आज मैं जब अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा। मैंने दूसरों को खुशी दी। मैंने महसूस किया कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, बस उसे निकालने की ज़रूरत होती है। मैंने ज़ैनब से कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार कैसे होता है। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। ज़ैनब मुस्कुरा दी। उसने कहा कि प्यार ही सब कुछ है। आज हम सब खुश हैं। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने सोचा कि जिंदगी में यही सबसे अहम है, प्यार और खुशी। मैंने अपनी कहानी तुम्हें उसलिए सुनाई ताकि तुम सीख सको। तुम हमेशा दूसरों का एहतराम करो, कभी जबरदस्ती ना करो। प्यार हमेशा दिलों से होता है। जबरदस्ती का प्यार कभी अच्छा नहीं होता। आज मैं खुश हूं। मैंने अपनी जिंदगी को संवारा। मैंने अपने आप को बदला। मैं एक अच्छा इंसान बना। मैंने दूसरों को खुशी दी। मैंने महसूस किया कि यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तुम भी अपनी जिंदगी में प्यार और एहतराम को अहमियत दो। तुम भी दूसरों को खुशी दो। तुम भी एक अच्छे इंसान बनो। तुम्हें भी खुशी मिलेगी। ये मेरी कहानी है। मैंने उसे तुम्हारे साथ शेयर किया। उम्मीद है तुमने उससे कुछ सीखा होगा। तुम भी अपनी जिंदगी को संवारो। तुम भी खुश रहो। खुदा तुम्हें खुश रखे। तुम्हें हमेशा प्यार मिले। तुम्हें हमेशा खुशी मिले। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रोशनी रहे। यही मेरी दुआ है। यही मेरी तमन्ना है। मैं पानी पी रहा था और खाला के खूबसूरत अंदाज को देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन्हें छूऊं। इतने में मेरी खाला यकायक मड़े। उन्होंने मुझे देख लिया। कहा, कामरान, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, खाला कुछ नहीं, बस एक खूबसूरत ख्याल मेरे जहन में चल रहा था, इसी के बारे में सोच रहा था। उन्होंने कहा, जो ख्याल तुम्हारे जहन में चल रहा था मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब, आप क्या समझें? उन्होंने कहा, मुझे लगता है कामरान अब तुम बड़े हो गए हो। अगर मेरी बात तुम्हारी उम्मी से हुई तो मैं उन्हें कहूंगी कि अब कामरान की शादी करा दो। अगर उन्हें दुल्हन नहीं मिलती तो मुझे बता देना, मैं ही कोई दुल्हन ढूंढ दूंगी। मैंने कहा, नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। अभी मैंने जिंदगी में देखा ही क्या है। अभी मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, उसके बाद देख लेंगे। मेरी खाला ने कहा कि असल एंजॉय तो शादी के बाद होता है। अभी क्या रखा है, घूमो फिरो खाओ पियो, ये कोई एंजॉयमेंट नहीं होती। मैंने कहा, अच्छा जी, शादी में क्या वाकई इतना सुकून है? उन्होंने कहा कि तुमने अभी वो सुकून हासिल नहीं किया और तुम्हें इस सुकून के बारे में पता नहीं है। जब तुम्हें इस सुकून की लत लगेगी तुम्हें फिर रात रात भर नींद नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है
और फिर इतने में खाला की बेटी आमना भी किचन में आ गई और कहा कि क्या बातें हो रही हैं। फिर खाला ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कामरान से पूछ रही थी कि घर वाले कैसे हैं और कब तक रखने का प्लान है। फिर आमना ने मुझसे कहा कि कामरान भाई आप आइए मेरे साथ मेरे कमरे में, हम बैठकर बातें करते हैं। अम्मी जब तक खाना बनाती हैं फिर हम खाना खाएंगे। तो मैं फिर आमना के साथ इसके कमरे में आ गया। आमना का कमरा अलग बना हुआ था और आमना उस कमरे में रात को अकेले सोते थे। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बछा हुआ था और बहुत सारे टेडी बियर वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कहा, आमना तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा, कामरान भाई कमरा खूबसूरत होना कौन सी बड़ी बात है, असल सुकून तो किसी और चीज में है। मुझे चाचू के घर वाले सारे अफरादी आशिक मिजाज लगते थे। मेरे चाचू मेरी अम्मी के साथ, मेरा कज़न आसिफ मेरी बहन के साथ, अब खाला भी मुझसे ऐसी गुफ्तगू कर रही थी जिससे मैं उनके इशारे समझ रहा था और आमना भी मुझे इसी मिजाज की लग रही थी। लेकिन मैं अभी समझ नहीं पा रहा था कि आमना क्या कहना चाहती है। मैंने कहा, आमना तुम मुझे खोल के बताओ। मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हम उम्र हूं और मैं कज़न भी तो हूं, तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। उसने कहा, हाँ कामरान भाई, इसीलिए तो आपको इस कमरे में बुलाया है ताकि आपसे दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, हाँ हाँ, और सुनाओ तुम क्या कह रही थी कि किस चीज़ में ज़्यादा सुकून है, तुमने बताया नहीं। उसने कहा, कामरान भाई इस घर में अकेले रहकर अब मैं तंग आ गई हूँ और यही आसिफ भाई बाहर लड़कियों में मुना मारता फिरता है और मेरा अब्बी भी ऐसा ही है। मेरी उम्मी पर तौजा नहीं देते। और हाँ कामरान भाई, जो मैं ये बातें आपको बता रही हूँ प्लीज बाहर किसी को मत बताइएगा। मैंने कहा, आमना तुम मुझे अपना दोस्त समझो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो कहना चाहती हो खोल के कहो, और हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी भी होगी। अब मैं नोट कर रहा था कि आमना मेरे साथ रिलैक्स महसूस कर रही है और वो बात करने का अंदाज भी खुले दिल से होना शुरू हो गया। अब मुझ से हंसते हुए बात कर रही थी। फिर अचानक मेरे मोबाइल फोन पर घंटी बजी। मैंने देखा तो उम्मी की कॉल थी। मैंने कॉल उठाई। सामने उम्मी मुझसे कह रहे कि कामरान तुम पहुंच गए लाहौर, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा, हाँ उम्मी, बस वो थका हुआ था, थोड़ा आराम कर रहा था, अभी उठा हूं, बस अभी आपको फोन करने ही वाला था। फिर मैंने पूछा, उम्मी सुनाए घर में कैसा माहौल है, अब्वी कैसे हैं, छोटी और बन्नी कैसी हैं, और तुम बताओ मेरी। उम्मी ने कहा, कामरान तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा, तुम्हारे अब्वी वैसे ही परेशान हैं, घर का माहौल बूर हो गया है। अब मैं बहुत बूर हो रहे थे। तुम कब वापस आ रहे हो, प्लीज जल्दी आ जाओ। अब मैं अम्मी को क्या बोलता कि मैं यहाँ किस काम से आया था, और जब तक मेरा वो काम नहीं होता मैं तो कराची हरगुज जाने वाला नहीं था। मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हूं, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊंगा, नौकरी का पता करना है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने फोन काट दिया। आमना ने कहा, कामरान भाई आप यहाँ नौकरी करने आए हैं। मैंने कहा, ऐसे ही समझ लो आमना। इसने कहा, कामरान भाई कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहां नौकरी नहीं मिली। चलो नौकरी नहीं मिली तो लड़की तो मिली। अब वो मेरे साथ मजाक के मॉड में थे। मैंने कहा, अभी तक ना लड़की मिली ना नौकरी मिली, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा आप परेशान ना हो, अब आप आ गए हैं तो मैं आपकी लड़की का बंदोबस्त तो कर ही दूंगी, नौकरी का कुछ नहीं कर सकते, ये तो हर घर का मसला है। मेरा आसिफ भाई भी कितने अरसे से बैठा हुआ है, हालांकि मेरे अब्वी के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा, क्या मतलब आमना, लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उसने कहा, हाँ दोस्त तो बहुत हैं, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करती हूँ। मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा, आमना बस तुम्हारी जैसी हो, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। अब वो शर्मा रही थी। मैं दिल में खुश हो रहा था कि शायद आमना मेरी बातों से मुतासिर हो रही है। फिर मैंने कहा, आमना तुम बताओ तुम्हारा कोई बवाए फ्रेंड है? इसने कहा, कामरान भाई आपसे क्या छिपाना, अब तो अब दोस्त बन गए हैं। एक बवाए फ्रेंड नहीं, चार चार बवाए फ्रेंड थे, और फिलहाल तो कोई एक भी नहीं है।
मैंने सबको छोड़ दिया है। सब मतलब, मैंने कहा। क्या कहना चाहती हो तुम? मजाक कर रही हो? और क्या 4 बवाए फ्रेंड? मतलब क्या कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फोन की घंटी दोबारा बजी। मैंने देखा तो दुआ का मैसेज था। मैंने उसे कहा। उसने कहा, कामरान जब से तुम गए हो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। क्या हुआ? घर में सब खैरियत है? मैंने कहा, दुआ तुम्हें लगता है फरहान ने तुम्हें नहीं बताया। फरहान मेरे दोस्त का नाम था। इसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, दुआ मेरे घर में चोरी हुई थी। इतना बड़ा इशू हुआ था। मैं बस इसी में बिजी हूं। मैं तुमसे बात करूंगा। उसने कहा, कामरान जल्दी से मुझसे बात करना। जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, हाँ हाँ दुआ, मैं तुमसे बात करता हूं। फिर मैंने फोन साइड पर रखा और आमना ने उठा के मेरा फोन ऑफ कर दिया। इसका ये बेतकल्फाना रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ना होगा बांस न बजेगी बांसरी। आप इतने उर्से बाद कराची आए हैं। कराची से आए हैं। कराची वाले आपको अकेले छोड़ ही नहीं रहे। क्या मैं आपसे बात करूं? मैंने कहा, अच्छा आमना, तुम बता रही थी कि तुम्हारे 4 बवाए फ्रेंड थे, तो तुम इन बवाए फ्रेंड के साथ किस हद तक तुम्हारी दोस्ती थी? सिर्फ टाइम पास या कोई रिलेशनशिप भी थी सीरियस वाला? आमना ने कहा कि तुम क्या पूछना चाहते हो और मैनस वगैरह के बारे में मालूम करना चाहते हो। मैं शर्मा रहा था। ये कैसी लड़की है जो सीधी बात कर रही थी? मैंने कहा, हाँ आमना, यही समझ लो। उसने कहा, कामरान 2 लड़कों के साथ तो मैंने खोल के वो वाला काम किया है और 2 के साथ बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे थे आशिक मिजाज, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा, क्या मतलब 2 के साथ फुल वाला काम? उसने कहा, हाँ, जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है, और ये कौन सी बड़ी बात है आजकल के दौर में? ये तो आम सी बात है। मैं जिस तरह की लड़की ढूंढ रहा था, ओपन माइंड आमना बिल्कुल वैसी ही थी। अब मेरा पहला शिकार तो मुझे बहुत आसानी से मिलने वाला था, लेकिन मेरा दिल मेरी खाला की तरफ मचल रहा था। मैं चाह रहा था कि पहला शिकार मैं अपनी खाला को करूं। उसके बाद आमना कहा, लेकिन जो खुद आ रहा था उसे रोक भी तो नहीं सकते थे। फिर मैंने पूछा, आमना तुम क्या रात को इस कमरे में अकेले सोते हो? उसने कहा, हाँ कामरान भाई, अकेले होती हूँ। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। मेरी एक दोस्त है लाइबा। इससे रात रात भर बातें करती रहती हूँ और फिर टक टाक चला लेती हूँ, या फिर मोबाइल में कोई मूवी वगैरह देख लेती हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं कराची में? कोई नौकरी वगैरह तो नहीं मिली। आप कैसे घर पर होते हैं क्या सारा दिन? मैंने कहा, आमना मेरी भी रूटीन कुछ ऐसे ही समझ लो। बस अपने कमरे में या मोबाइल के साथ होता हूँ। कहा, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं? मैंने कहा, हाँ ये तो है। फिर उसने कहा, कामरान क्या आज तक तुमने किसी लड़की के साथ वो वाला काम किया है? मैंने कहा, नहीं। और मैं कैसे करूँगा? मैंने तो आज तक कोई लड़की अपनी दोस्ती नहीं बनाई और ना ही कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। बस कॉलेज में एक लड़की दोस्त थी, वो भी सिर्फ कॉलेज की हद तक। इससे भी बस इतना, कोई बातचीत नहीं हुई। अब मुझे पता चल रहा है कि जदीद दौर आ गया है। पहली ही मुलाकात में लड़के और लड़कियां वो वाला काम कर लेते हैं। उसने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी दोस्त ने कल एक नया बवाए फ्रेंड बनाया है। वो लोगों ने वो काम भी कर लिया है। मेरे दोस्त का घर खाली था। उसने अपने बवाए फ्रेंड को बुला लिया। फिर उसने मुझे बहुत सारी पिक्चर्स भी भेजे। फिर वो अपने मोबाइल में अपने दोस्त की पिक्चर दिखाना मुझे शुरू हो गई। मैंने पिक्चर देखी तो बहुत ही गैर अखलाकी थे। मैंने कहा, आमना तुम्हें ये पिक्चर देखकर कुछ फेल्सिंग नहीं आती? उसने कहा, आती तो है, लेकिन मेरे पास फिलहाल कोई ऐसा दोस्त नहीं है ना जिसके साथ फेल्सिंग शेयर कर सकूं। मैंने कहा, आमना अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं। उसने कहा, जी कामरान भाई बोलें। मैंने कहा, आमना सबसे पहले मुझे भाई ना कहो, और अगर तुम चाहती हो अपनी फेल्सिंग्स मेरे साथ शेयर कर सकती हो। इसने कहा, कामरान भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? बचपन से मेरा भतीजा मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था और अलग बस्तर का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ ही रहता था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। वक्त के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। जब मेरा भतीजा 18 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब वो बचपन वाला मासूम बचा नहीं रहा। उसके अंदाज में एक अलग ही एतमाद आ गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते तो लगता था जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और बस हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस रात भी मैं देर रात तक जागती रही। भतीजे ने मुझसे कहा, चची तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे तंग करने का इरादा है? मैं हंस कर बोली, नहीं यार,
बस सोच रही हूँ कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ चची भतीजे वाली हद तक नहीं रहीं, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैंने मजाक में उसके बाल खींच लिए। वो बोला, चची, आपको पता है आप भी बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती हैं। शादी क्यों नहीं की अब तक? मैं कुछ देर खामोश रही। बोली, जिंदगी की मजबूरी थी, लेकिन क्या जरूरी है कि खुशियां सिर्फ शादी से मिलें? वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे का वो एक्सप्रेशन मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मासूम भी, थोड़ा अलग भी। मैंने कहा, हो गया, अब सो जाओ, कल तुम्हारी कोचिंग भी है ना? लेकिन उसने हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चची, पर एक बात है, आपके बगैर नींद ही नहीं आती। ये एक लाइन किसी वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज कर गई। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के नीचे सो गए, मगर नींद हम दोनों की आंखों से दूर ही रही। अंधेरा था, खामोशी थी और एक अजीब सी कशिश, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। भतीजा कोचिंग से देर से आया था, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, आजा, खाना गरम कर देती हूँ। उसने थोड़ा सा खाया और सीधा मेरे कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकावट? अभी तो तेरी जवानी की उम्र है और इस तरह थक कर गिर जाता है। वो हंसी रोककर बोला, चची, आपको लगता है मैं कमजोर हूं? जरूरत पड़े तो मैं दिन भर जाग सकता हूं। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो चल, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरे अंदर। उसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, चीलंग कबूल है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हमारे दरमियान की दूरी खत्म हो रही है। रात की खामोशी में उसकी सांसें मेरी सांसों से टकरा रही थीं। मैंने कहा, हुआ बदलने दो, सुन, थोड़ी मालिश कर दे, आज काम ज्यादा था, कमर दर्द कर रही है। वो बोला, बस इतना काम? ठीक है चची, आज मैं ही आपको रिलैक्स करूंगा। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरी पीठ दबाने लगा। मुझे लगा जैसे उसके हाथों में कोई अलग ही ताकत हो। मैं चुपचाप लेटी रही, पर अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वाह, अब तो डॉक्टर लग रहे हो। वो हंस कर बोला, डॉक्टर से भी ज्यादा ख्याल रखता हूं मैं आपका। इसके अल्फाज में एक निशा था, एक डबल मीनिंग जो मैं समझ रही थी पर चुपचाप एंजॉय भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सा जुनून था। उसने आहिस्ता कहा, चची, आपको लगता है मैं अब भी वही छोटा भतीजा हूं? मैं एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देख कर रह गई। उसकी बातों में मासूमियत भी थी और एक नया जज्बा भी। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा, सोचा दीवाना वक्त सब कुछ समझा देगा, लेकिन इस रात ने हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रख दी थी। खामोशी के अंदर छिपा हुआ वो राज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन मेरी और मेरे भतीजे की आंखों में रात वाली बातें अब भी घूम रही थीं। हर बार जब हमारी नजरें मिलते, एक अजीब सी शरारत छिप जाती। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया। आहिस्ता से बोला, चची, आज रात फिर देर तक बातें करेंगे? मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी फारिग हूं? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, काम तुम्हारा फर्ज है या मेरा? इसके अल्फाज ने मुझे एक लम्हे के लिए हिला दिया। मैं गुस्से का ड्रामा करते हुए कहने लगी, ज्यादा शरारत मत करना, वरना माँ को बता दूंगी। वो हंस कर बोला, अब तो जुड़ती भी प्यार से है। इस रात वो फिर मेरे कमरे में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की चांदनी का नूर अंदर आ रहा था। वो बस्तर पर बैठकर बोला, चची, एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ कहो। वो थोड़ा रख कर बोला, चची, जब मैं आपके पास होता हूं ना, लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और सच कहूं तो मुझे नींद भी तब आती है जब मैं आपके पास होता हूं। मुझे उसके अल्फाज में एक अलग ही खड़दरापन महसूस हुआ, जैसे वो दिल की बात अंदर से कह रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में सोता था। वो मेरे करीब आया, आंखों में देखकर बोला, नहीं चची, अब मैं बच्चा नहीं रहा। इस वक्त एक खामोशी छा गई जो सब कुछ कह रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बिल्कुल करीब करीब थे। हर छोटी बात अब डबल मीनिंग बन गई थी। मैंने मजाक में कहा, चुप कर, सो जा अब। वो हंस कर बोला, ठीक है, पर आज मैं तुम्हारे इतना करीब सोऊंगा कि दौरी का नाम वो निशान भी न रहे। और फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। इस लम्हे मुझे लगा कि रात का सफर अब नया मोड़ लेने वाला है। आज रात जब उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया है। बचपन से जो रिश्ता सिर्फ मासूमियत तक था, अब उसमें एक नई कहानी लिखी जा रही थी। मैं खामोश रही, लेकिन उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। अंधेरा, खामोशी और कर्बत सब कुछ एक नशा बन चुका था। इसने आहिस्ता से कहा, चची, आपको पता है, मैं दिन भर बस उसी पल का इंतजार करता हूँ। मैंने हल्की सी हंसी में कहा, किस लम्हे का? वो बोला,
जब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर हूं और मैं बस आपके करीब रहूं। उसके अल्फाज में मासूमियत भी थी और शरारत भी। मैंने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने मजाक में कहा, तू बड़ा तेज हो गया है। मुझे तो लगता था कि तू अब भी वही छोटा सा बच्चा है। वो करीब आया और बोला, आपको लगता होगा, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि मैं बदल चुका हूं। अब मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। इस लम्हे मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया। चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। पर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बिल्कुल मजबूत थी, जैसे कह रहा हो कि अब मैं दौड़ ना जाऊं। चची, उसने आहिस्ता कहा, आपको लगता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूं? नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं। आप मेरे लिए सिर्फ चची नहीं हो। मेरे होंठों पर अल्फाज रख गए। मैं बस उसकी आंखों में देख रही थी। इस वक्त हम दोनों के दरमियान बस खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया राज छिपा था। उसने अपना सिर और करीब लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये लम्हा महसूस करना है। और फिर वो लम्हा आया जब रिश्ते का नाम ही मिटा दिया गया। एक ही कंबल के अंदर हम दोनों की कहानी एक नई दास्तान लिखने लगी। इस रात जब हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब आए, मुझे लगा कि वक्त ढल गया है। मैं सोचती रही कि जो ख्वाब मैं अपने दिल में छिपा कर रखती थी, वो आज सच बन रहा था। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी अंगुलियों की गर्मी मेरी गर्दन तक उतर गई। मैंने आंखें बंद कर लें। हर सांस भरी हुई थी, जैसे चाहती हो कि अब हम दोनों के दरमियान कोई फासला न छोड़े। उसने आहिस्ता से मेरा सर अपने सीने पर रख दिया। इसकी धड़कनें ऐसी चल रही थीं जैसे कोई नया राग बज रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे पागल कर देगा। वो हंस पड़ा। मैं तो पहले ही आपके लिए पागल हो चुका हूं। उसने कंबल खींचा और हम दोनों और करीब आ गए। इस लम्हे कोई हद, कोई रिश्ता, कोई दीवार बाकी नहीं थी। सर्फ में और वो एक नई कहानी में खो गए थे। हर पल एक नई गहराई में ले जा रहा था। उसके हाथ मेरे बाजों से गुजरकर आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की, मगर दिल साथ न दिया। और फिर वो हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। जो रात एक आम सी रात थी, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन गई। सुबह जब रोशनी कमरे में आई, मैं उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। इसने आंखें खोलें, मुझे देखा और मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो कि अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी दुनिया बन गई हो। और मैंने उसी लम्हे सोच लिया कि चाहे जिंदगी जैसी भी हो, ये राज हमारे दरमियान हमेशा रहेगा। सब के वक्त सब टेबल पर जमा थे। मैं और मेरा भतीजा समझ रहे थे कि रात का राज अभी तक सिर्फ हमारे दरमियान था, मगर मेरी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी सुना रही थी। फरहा मुस्कुराकर बोली, किसी की रात खास रही है। मैं घबराकर पानी का गिलास उठाया, मगर भतीजा चुप रहा। रदा ने शरारती अंदाज में कहा, हाँ चची, भतीजा आज कुछ अलग ही चमक रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उन्हें कुछ पता चल गया है या बस मजाक कर रहे हैं? भतीजे ने तेज निगाहों से मुझे देखा, जैसे कह रहा हो, चुप रहो, सब ठीक है। लंच के बाद सारा मेरे पास आई। उसकी आंखों में अजीब सी तजस्सुस थी। आहिस्ता कहा, चची, मुझे लगता है आप और भतीजे के दरमियान कुछ खास चल रहा है। मुझे भी तो बताओ। मैंने फौरन मुस्कुराकर कहा, पागल, तो ज्यादा सोचती है। हम तो हमेशा से ही बहुत करीब हैं। लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वे अभी तक पूरा यकीन नहीं कर रही। इस रात फिर से भतीजा मेरे कमरे में आया। इस बार उसने पहले ही दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मुझे डर लगता है चची, कहीं हमें देख ना ले, इसने सरगोशी में कहा। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डर तब होता है जब इंसान गलत हो और जो हमारे दरमियान है वो हमारा सच है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया बना लूं। मैं चुप रही। उसने अपनी बातों से मेरे दिल का ताला खोल दिया था। कंबल के अंदर हम दोनों अपनी ही एक अलग दुनिया में खो गए थे। हर लम्हा, हर छो, हर हरकत एक नई कशिश लेकर आती थी। कभी हंसना, कभी शर्माना, कभी आंखों से ही बातें करना। रात गुजर गई और हम दोनों बस और गहराई में डूबते चले गए। सुबह की रोशनी के साथ एक नया खौफ भी था। ये रिश्ता कितनी देर तक छिप सकेगा? फरिशा की शरारती मुस्कुराहट, सारा की शक भरी नजरें। लेकिन उस रात के बाद हम दोनों जानते थे कि अब पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं। हमारी कहानी अब हमारी अपनी थी, चाहे उसके रास्ते कितने ही पेचीदा हों।